पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन लेवल का ये हाल है कि हमें हर चीज़ सिखाई जाती है एथिक्स को छोड़ के, जो कि बुनियादी असूल है तालीम का। तो जिस पावरफुल मिलिट्री है, उसकी फौज तगड़ी है, तो यूजुअली ये गुमान किया जाता है कि वो मुल्क भी बहुत प्रॉस्परस होगा। वो ये है कि जनरल बाजवा के बेटे की जो शादी हुई थी, और आपको पता है कि इनके दरमियान में लड़का और लड़की वालों की, जनरल बाजवा और इनके समधी के दरमियान में बहुत करोड़ों और अरबों रुपए की जो लेन देन हुआ था, यानी कि जो तोहफे तहाइफ दिए गए थे। आपको पता है ये बहुत बड़ी शादी थी उनके बेटे की। तो जनाब वो उनकी बहू जो सी है वो घर छोड़ के भाग गई है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान की जानिब से PDM पर तनकीद के बाद अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान लफ्ज़ी जंग छिड़ गई। हुआ कुछ यूँ है कि जनरल बाजवा का बेटा जो है उसको मर्दाना कमज़ोरी है, तो उसकी बहू वो उसकी मर्दाना कमज़ोरी की वजह से तंग आकर घर छोड़ के चली गई है। अब जो जनरल बाजवा और उसके समधी, उसका ख़ानदान, हम दोनों में फैमिलियों में ना बड़ा फड्डा पड़ गया। वो फड्डा किस लिए पड़ा है कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े तोहफे तहाइफ एक दूसरे को दिए, करोड़ों अरबों रुपए के। आप जानते हैं कि शादी से तकरीबन 9 दिन पहले ही इनकी बहू के अकाउंट में वो यानी कि करोड़ोंपति हो गई अचानक। वो कैसे जी जनाब? क्योंकि जनरल बाजवा ने तकरीबन 10-12 करोड़ जो उनसे हैं उसकी जायदाद और ये वो पैसे वैसे वो सारे इसको दिए अपनी होने वाली बहू को, और वो इस तरह वो फिर उनके फैमिली वालों ने भी इनके जनरल बाजवा के बेटे को भी करोड़ रुपए के तोहफे तोहफ़ दिए। तो वो जनाब वो अब वो फड्डा चल रहा है कि जनाब हमारे पैसे वापस करें। वो कहता है हमारे पैसे ज़्यादा हैं। वो इनकी जो प्रॉपर्टियां हैं, लेन देन में ऐसा हुआ था कि तोहफे तहाइफ में बैरून में, क्योंकि उस लड़की के वालिदैन ने जनरल बाजवा के बेटे को बैरून ममालिक में और पाकिस्तान में कई प्रॉपर्टियां दी थी। तो अब वो फड्डा शदीद पड़ गया। लेकिन नाजरीन, सोचने की बात यह है कि इनके जो अरबों रुपया है जनरल बाजवा का, वो इसके बेटे की खुशी नहीं खरीद सका। तो और दूसरी बात जो मेन है कि अब अवाम की जो आहें और बद्दुआएं हैं वो काम कर रही हैं और इस ख़ानदान को, जनरल बाजवा के ख़ानदान को निस्तो नाबूद कर देंगी। हमने अपने एफ़र्ट्स किए और अब अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसने फ़ोन किया पाकिस्तान के DG/ISI को और उसे अच्छी खासी उसकी बेइज्जती की, ठीक ठाक उसकी बेइज्जती की। उसने कहा तुम समझते क्या हो? तुमने जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली का जो बाज़ार गर्म कर रखा है वो तुम बंद क्यों नहीं कर रहे हो? और दूसरी बात, तुमने हमारे अमेरिकन सिटीजन को अपनी हिरासत में रखा हुआ है, गैर कानूनी मुकदमे बनाकर फौरन से पहले उनको रिहा करो। खतीजा शाह का भी उन्होंने नाम लिया जी कि खतीजा शाह को फौरन से पहले रिहा करके फौरन अमेरिका भेजो। और दूसरी बात कि तुम होते कौन हो कि जो 9 मई था, 9 मई के वाक़यात में बेगुनाहों को उठाना, उनके इंसानी हकूक़ की पामाली कर देना और फिर उनको जेलों में रख के बाज़ों को गायब कर देना, और बाज़े जब वैसी जान से मर गए कि वो तुमने उनके हकूक़ भी उनको नहीं दिए जेलों में। तुमने उनके ऊपर गैर जो ज़रूरी मुकदमात बनाए वो तो बेगुनाह हैं। जैसे फिर उन्होंने कहा कि जैसे यास्मीन राशिद का भी उन्होंने जिक्र किया कि इस तरह की तमाम जो उम्र रसीदा औरतें हैं वो बेगुनाह हैं, उनको भी फ़ौरन से पहले रिहा करो, उनके तमाम मुकदमे ख़त्म करो। और ये जो लोग तुमने गायब कर रखे हैं, चाहे वो अमेरिकन सिटीज़न हैं या नहीं, वो तमाम उम्र रसीदा लोगों को, चाहे वो मर्द हैं वो चाहे औरतें हैं, उनके ऊपर बेगुनाह हैं, और लेकिन उनके ऊपर तुम लोगों ने मुकदमे बनाए। तुम समझते क्या अपने आप को? फ़ौरन से पहले उनको रिहा करो। वहां की आवाम बहुत खुशहाल होगी। आप USA को देख लें, चाइना को देख लें, UK, रशिया, जर्मनी को उठा लें, ऑल ऑफ देम हैव सुपर पावरफुल आर्मीज एंड सुपर सक्सेसफुल पीपल। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जिनकी फौज तो बहुत तगड़ी होती है लेकिन अवाम का बहुत बुरा हाल होता है। ऐसा ही एक मुल्क हमारा प्यारा पाकिस्तान है। अब सवाल ये बनता है दोस्तों, ये बहुत ही नेशनल इंपॉर्टेंस का सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है कि हमारी फौज इतनी ऑर्गेनाइज्ड है, इतनी प्रोफेशनल है, इतनी पावरफुल है, इतनी तगड़ी है, लेकिन अवाम का कोई हाल नहीं है। मिलिट्री बिजनेस क्या है? इसका मतलब है फौज की वो कारोबारी और मुआशी एक्टिविटीज जिनका डायरेक्ट ताल्लुक प्रॉफिट मेकिंग से है, और ये प्रॉफिट पूरी मिलिट्री में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता बल्कि कुछ सिलेक्टेड ग्रुप और कुछ सिलेक्टेड ऑफिसर्स में होता है।
और वो इस सरमाए, इस प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को बढ़ाने के लिए, अपने पॉलिटिकल क्लाउड, अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और अपनी पावर को एनहेंस करने के लिए। मजे की बात यह है कि ये जो सरमाया है, ये जो कैपिटल है या प्रॉफिट है, इसका सिविलियन गवर्नमेंट को अंदाजा ही नहीं होता कि इसका वॉल्यूम क्या है या मैग्नीट्यूड क्या है, जिसकी वजह से इसकी कोई लिखत पढ़त नहीं होती। अब सवाल ये बनता है कि आखिर मिलिट्री के पास इतने सारे रिसोर्सेज आते कहां से हैं? तो इसके तीन मेन जरिए हैं। पहला जरिया है लैंड यानी कि जमीन, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट मिलिट्री को एलोकेट करती है, और उसके बाद मिलिट्री की डिस्क्रेशन है, उनकी मर्जी है कि वो उसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग खड़ी करें, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करें। दे हैव कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दूसरा जरिया है वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री ऑफिसर्स को देती है। उनको सपोर्ट स्टाफ मिलता है, क्लब मेंबरशिप्स मिलती हैं, ट्रैवल सब्सिडीज मिलती हैं, यूटिलिटी बिल्स जैसे कि बिजली, गैस और पानी का बिल बहुत कम आता है क्योंकि उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट पे कर रही होती है। और जो तीसरा जरिया है वो है फ्री मार्केट की प्रैक्टिसेस की धज्जियां उड़ाते हुए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का रुख मोड़ देना मिलिट्री की जानिब। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो रिसोर्सेज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनका रुख मोड़ दिया जाता है कुछ स्पेसिफिक मिलिट्री के लोगों की जानिब जो उससे भरपूर पैसा बनाते हैं। और मजे की बात यह है कि इसका कोई जिक्र पाकिस्तान के बजट में नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई लिखत पढ़त नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। दिस इज ऑन टॉप ऑफ द मिलिट्री बजट विच इज पार्ट ऑफ द एनुअल बजट ऑफ पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान का जो एनुअल खर्चा है उसमें हमारे कर्जों के बाद सबसे बड़ा जो हेड है वो मिलिट्री के एक्सपेंसेस हैं। सो पाकिस्तान का जो टोटल एक्सपेंस है उसका 17% डिफेंस सर्विसेज की तरफ जाता है, और जो बाकी का खाता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसको आप एक बड़ी क्लासिकल एग्जाम्पल से समझें। ये जो आपके सामने टेबल नजर आ रहा है ये पिछले 25 साल का रिकॉर्ड है, फ्रॉम 1981 टिल 2005। इसमें 3 सेक्टर्स का कंपैरिजन है। एक है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ और तीसरी है डिफेंस सर्विसेज। अगर आप नंबर्स पर गौर करें तो जो डिफेंस का बजट है वो एजुकेशन और हेल्थ से 4 से 5 गुना ज्यादा है। स्पेशली अगर आप हेल्थ का कंपैरिजन करें डिफेंस सर्विसेज से तो देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन। जब ऐसे नंबर सामने आते हैं तो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये कहता है कि पाकिस्तान के सारे रिसोर्सेज मिलिट्री खा जाती है। ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सोशल वेलफेयर है, ना नौकरियां हैं। जो सारे रिसोर्सेज हैं वो तो आर्मी यानी फौज के पास हैं। मिलिट्री का वर्जन ऑफ कोर्स डिफरेंट है। वो ये कहते हैं कि हमारा ईस्टर्न बॉर्डर बहुत वॉलेटाइल है इंडिया के साथ, वेस्टर्न जो बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान के साथ वो भी बहुत क्रिटिकल है, हमारे इंटरनल मसले मसाइल बहुत ज्यादा हैं, टेररिज्म का मसला है, जो भी कुदरती आफत आती है, नेचुरल कैटास्ट्रोफी होती है, उसमें सबसे आगे फौज होती है, और इन कामों को सरअंजाम देने के लिए पैसा तो चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि मिलिट्री के वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनके जरिए वो पैसे बनाते हैं। हमारी मिलिट्री इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स में काम करती है। एक है एग्रीकल्चर, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा है सर्विसेज। ये इन 3 सेक्टर्स में 3 मुख्तलिफ अंदाज से काम करती है, एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे, एक सब्सिडरी लेवल पे और एक इंडिपेंडेंट लेवल पे। इस कौम के अंदर तालीम के नाम पे उनको तमीज़ ना सिखाई जाए, वो दुनिया में बाहर जाके भी जलील होते हैं और ख़ुद भी होते हैं, दूसरों को भी करवाते हैं। नंबर सेकंड चीज़ जो आपने कहा कि हमारे इंटरनेशनल लेवल के हीरोज़ हैं, देखें कोई भी ऐसा हीरो चाहे वो पॉजिटिवली इफेक्ट डालता हो वहाँ पे या नेगेटिवली, दोनों की फ़ैन फॉलोइंग भी होती है और उसके मद्दे मुकाबिल लोग भी होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट या हमारे आला हुकाम बैठे हुए हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों का कैरेक्टर ऐसा है कि लोग उनके बारे में ज़्यादा अच्छे अल्फाज यूज़ करना नहीं पसंद करते। आप खुद भी बेहतर जानते हैं कि हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के क्या कैरेक्टर हैं या वो किस डबल कॉन्स्पिरेसी के साथ चल रहे होते हैं। बिलफर्ज आज अगर कोई पीटीआई का लीडर नून लीग के लीडर को अब्यूज़ कर रहा है तो कल को जब उनको पता चलेगा ना कि मेरी सीट जा रही है वो अपनी पार्टी छोड़ के ओपोनेंट के पास आ जाएंगे। इस तरह की हरकतों के बाद तो जब आप अवाम को फ्रस्ट्रेट करते हैं, देखें इंडिया हमारा नेबर है, इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ और आज आप देखें कि इंडिया हमसे कितना आ गया है, इकोनॉमिकली वो हमसे ज़्यादा स्टेबल है। हमारा अपना एजुकेशन कंसल्टेंट्स का काम है, आप नहीं जानते शायद, लेकिन इंडिया की रेपुटेशन इंटरनेशनल मार्केट में फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वीज़ाज़ बहुत अच्छी है। हम पाकिस्तान को वीज़ा नहीं कोई देता और इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर, इमिग्रेशन ऑफिस में जो वीज़ा ऑफिसर्स बैठे हैं वो इंडियन बैठे हैं। तो वो इसी वजह से है कि जिस इदारे का काम इंडिया में जो बनता था उसने वो परफॉर्म किया है और अवाम ने इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी रख के अपना आप चलाया। हमारे तो